हेलो, गुड इवनिंग। सभी लोग जल्दी से आइए, जिससे कि हम लोग अपना जो आज का एजेंडा है, आगे की क्लास को हम लोग स्टार्ट कर पाएँ। और जो आपके फ्रेंड्स या जिन पे आपको फेथ है, जिनको लगता है कि ये क्लास उनके लिए यूज़फुल होने वाली है, कई लोग जो एमसीक्यू वगैरह कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक को पूरा कवर कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो हम क्लासेस ले रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट आपको कल के एग्ज़ाम में आपको मिलने वाला है। क्योंकि क्वेश्चन तो आएगा कंटेंट से। एमसीक्यू में हो सकता है आपके 5-7 क्वेश्चन सेम आ जाएं, लेकिन जब हम टॉपिक कवर करते हैं तो अंकित सिंह को 56 चाहिए। अब 56 आपको मिलेंगे बिल्कुल। अगर आपका 11 या 2 वाले सेशन में है तो रात में पढ़ लीजिएगा, पर पढ़ने के बाद इतना ज़रूर करिएगा कि 4-1 घंटे की नींद ले लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि फैक्ट जितना याद करके जाएंगे। हाँ, जो पढ़ाया है क्यों नहीं होगा उससे। अगर आपने सारी क्लासेस ली हैं, बिल्कुल उसी से होगा। देखो, कुछ कॉमन सेंस आपके पास है, कुछ प्रैक्टिस आपने की हुई है, बैंक में आप काम करते हैं, वहां से भी बहुत कुछ मिलता है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। एक टॉपिक अभी हमारा जो कंपनीज के मामले चल रहे थे, हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ लिया, कंपनी के मेंबर पढ़ लिए, और प्रोस्पेक्टस के बाद अब बात आती है कंपनी में डायरेक्टरों के बारे में। अच्छा टॉपिक है, नंबर्स का इसमें मामला है। पिछले टॉपिक्स में हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी कि भाई प्रोस्पेक्टस जो है कहाँ सबमिट होता है, कैसे होता है, किसको प्रोस्पेक्टस सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे डायरेक्टर्स के बारे में। और ये डायरेक्टर्स का मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स का मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ को। यहाँ देखिए, इसमें क्या है, जो कंपनी की ओनरशिप तो हो गई आपके शेयर होल्डर के पास, और वो जो शेयर होल्डर होते हैं वो scattered all over, and due to free transferability of share, the shareholder keep on changing quite frequently। मतलब शेयर होल्डर कब कौन है कोई भरोसा नहीं है, ठीक है? लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट कौन चलाएगा? शेयर होल्डर ने तो पैसा दे दिया, वो कहता है जब प्रॉफिट होगा। वो कंपनियों के मामले में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता, अपना लगा रहता है कहीं और, ठीक है? लेकिन कोई परमानेंट मैनेजमेंट चाहिए ऐसे, तो उसमें क्या बोलता है, प्रोफेशनल बॉडी बना के रखती है। इस प्रोफेशनल बॉडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट टू द कंपनी 10 बाइफरकेटेड। तो ये दो अलग अलग लोग हो गए। द बोर्ड डायरेक्टर कंट्रोल डे टू डे वर्किंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एज वेल एज द लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द कंपनी। डे टू डे का काम लॉन्ग टर्म प्लानिंग। नो बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन और फर्म कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। क्या मतलब हुआ? उस कंपनी का डायरेक्टर कोई कंपनी नहीं हो सकता, कोई यूनियन नहीं हो सकती, कोई फर्म नहीं हो सकती। उसके लिए कौन चाहिए? इंसान चाहिए, ठीक है? एंड द ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड, व्यक्तिगत रूप से किसी। इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एट पर्टेनिंग टू द। तो अब देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पर ये 2013 वाला, जिनके पास पुरानी बुक है तो उसमें चेंजेस शायद उनको ना मिले। क्या बोला, देखना ध्यान से। मिनिमम नंबर ऑफ 3 इन केस ऑफ पब्लिक। तो पब्लिक वाले में कितने हो गए? मिनिमम 3 हो गए, ठीक है? ठीक। और 2 डायरेक्टर इन केस ऑफ प्राइवेट, प्राइवेट कंपनी में 2 हो गए। और ओपीसी 1 पर्सन कंपनी के लिए 1 चाहिए, ठीक है? अब बात आती है अब मैक्सिमम ऑफ 15 डायरेक्टर।
ये तो बात हुई मिनिमम की, मिनिमम की। तो मैक्सिमम में क्या 15, provided that a company may appoint more than 15 director after passing a special resolution। नॉर्मल कंडीशन में 15 होंगे, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन से डायरेक्टर की संख्या बढ़ाई जा सकती है। प्रोवाइडेड सच क्लॉज एंड क्लॉज कंपनी में बी प्रेस्क्राइब शैल हैव एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर। तो उसमें बोला हुआ कि ये जितने भी डायरेक्टर हैं, फर्दर दैट सच क्लास and classes of company as may be prescribed shall have at least one women director। Every company shall have at least one director who has stayed in India for a total period of not less than 180 days in the previous calendar year। यानी अब देखो, इसमें ये एनआरआई की डेफिनेशन आ गई। तो कोई अगर पिछले साल में, प्रीसीडिंग ईयर में, कैलेंडर ईयर में होता है एनआरआई का, कैलेंडर ईयर में कोई बंदा इंडिया में 182 डेज से ज्यादा नहीं रहा है, इसका मतलब फॉरेन रहा है, तो एनआरआई हो सकता है वो, लेकिन उसको नहीं बनाना है। ठीक है। एवरी कंपनी शैल हैव एटलीस्ट वन डायरेक्टर हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर टोटल पीरियड नॉट लेस, जो 182 से दिन से ज्यादा जो यहाँ रहा हो, कम से कम 182 रहा हो प्रीवियस, क्योंकि दूसरा वाला कौन हो जाए, एनआरआई, उसको नहीं रखना है। एवरी लिस्टेड कंपनी shall have at least 1/3 of total number of director as independent। तो एक तो हो गया रेजिडेंट इंडियन, 1/3 ऑफ द डायरेक्टर कौन से होने चाहिए, इंडिपेंडेंट। ठीक है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में पास मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन केस ऑफ एनी क्लास ऑफ पब्लिक। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको किसी और को, या ये जो 1/3 है इस नंबर को कुछ और भी चेंज कर सकती है। इसकी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को है, क्योंकि वो एक्ट में चेंज कर रही। द मिनिमम पेड अप, अब देखो ये येलो, ये व्हाइट वाला ये हट गया है, इसकी जगह क्या क्लॉज आया है, ये देखो जरा क्या क्लॉज आया। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर 1 लाख इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड 5 लाख इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी हैज बीन डन अवे विद, कॉन्सिक्वेंटली द डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी स्टैंड अमेंडेड टू। तो ये कह रहा है कि ये 1 लाख और 5 लाख वाला क्लॉज था, वो अब खत्म हो गया है, हैज बीन डन अवे विद, तो इस एक्ट में हटा दिया है। तो अब जो है उसकी कुछ अमेंडमेंट आए हैं, वो देखने हैं क्या। इट रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ ट्रांसफर टू इट्स शेयर, कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं। ठीक है। और लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर टू 200, तो ये मेंबर मैक्सिमम कितने हो गए, 200। प्रोवाइडेड दैट 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर इन द कंपनी ज्वाइंटली। क्या बोला इसने कि 2 और मोर पर्सन होल्ड 1 और मोर शेयर इन द कंपनी ज्वाइंटली, दे शैल फॉर द पर्पज ऑफ द क्लॉज बी ट्रीटेड एज ए सिंगल मेंबर। तो अब यहाँ पे ये बता रहा है कि कई बार क्या होता है कि जॉइंटली है 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन ने 25 शेयर ले रखे मान लिया, तो ये क्या है, सिंगल ट्रीट किया जाएगा इसको। ठीक है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, तो ये क्या होना चाहिए, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। अगला, पर्सन who having been formerly the employment of the company were member of the company while in that employment and have continued to be member after the employment ceased shall not be included in the number of member। यानी ये जो आपके यहाँ एंड लिखा हुआ है, ये जो आपके एम्प्लॉय हैं या ऐसा कोई एम्प्लॉय जो पहले एम्प्लॉय था और बाद में उसने शेयर ले लिए, लेकिन शेयर लेने के बाद भी एम्प्लॉय है, उसको भी हटा दो। prohibits any invitation to public to subscribe for any securities of the company। ये किसी पब्लिक को प्रोहिबिट करती है क्या करने के लिए, सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी को सब्सक्राइब करने के लिए प्रोहिबिटेड कर दी। अब इसमें एक क्या है, एक क्लॉज और है 271 में कि पब्लिक कंपनी मीन्स
पब्लिक का मतलब क्या हुआ, देखो ऊपर वाले में लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं तो ऊपर वाली पब्लिक कंपनी है और नीचे वाली जो है ये प्राइवेट। तो ऊपर के जितने क्लॉज क्लॉज थे वो सब पब्लिक कंपनी के लिए हैं, नीचे वाले जो क्लॉज हैं वो है आपके प्राइवेट कंपनी के लिए। एज पर इतना द पब्लिक कंपनी मीन्स ए कंपनी, सॉरी एक गलती हो गई मुझसे, ये वाला जो ऊपर दे रखा है वो प्राइवेट कंपनी के लिए है और नीचे वाला किसके लिए है, पब्लिक कंपनी के लिए। तो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, पब्लिक कंपनी होगी। और इनकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितनी है, 5 लाख, और सच हायर पेड अप कैपिटल एज प्रेस्क्राइब बाय द। तो प्राइवेट कंपनी के लिए जो पेमेंट का क्राइटेरिया वो हटा दिया है, पब्लिक कंपनी के लिए 5 लाख का क्राइटेरिया है और उस 5 लाख के क्राइटेरिया में वो कितने भी जो मेंबर हैं उनको वो कर सकती है, ठीक है। प्रोवाइडेड ए कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए कंपनी नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी शैल बी डीम्ड ए पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ एक्ट। अब एक बार सुनना जरा, एक कंपनी जो किसी कंपनी की सब्सिडी है, जरा ध्यान सुनिएगा जरा, एक कंपनी है जैसे मान लिया एसबीआई है, ठीक है, एसबीआई की सब्सिडरी है, तो आपको ये बताना है कि ये प्राइवेट कंपनी में आएगी या पब्लिक कंपनी में, ये प्राइवेट कंपनी की आएगी या पब्लिक कंपनी की। एसबीआई तो पता है पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, मान लिया इसका नाम मैं एसबीआई लाइफ कर देता हूं, एसबीआई लाइफ, तो ये पब्लिक होगी या प्राइवेट होगी जरा बताना। बिल्कुल, ओवरड्राफ्ट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस होता है तो लग जाएगा गारंटी ऑर्डर। हाँ जी, आंसर प्राइवेट बोला, संतोष कुमार जी ने इसका आंसर प्राइवेट दिया। क्या किसी के ओपिनियन में पब्लिक भी है? तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर दें आपको, ये प्राइवेट ही कंपनी है। क्यों? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्राइवेट है। तो उसने बोला कि नॉट बीइंग ए प्राइवेट कंपनी, लेकिन ये तो प्राइवेट पहले से ही है, तो अगर ये पहले से प्राइवेट है तो ये प्राइवेट होगी। अगर ये प्राइवेट नहीं होती उस कंडीशन में हम इसको पब्लिक ही मानते। तो सिंपल सी बात है, जो प्राइवेट कंपनी है अगर वो किसी की सब्सिडरी है तो वो प्राइवेट ही रहेगी। किसी गवर्नमेंट की प्राइवेट कंपनी को पब्लिक नहीं बोल सकते, ठीक है। आगे है, सब्सक्राइबर्स ऑफ मेमोरेंडम डीम टू बी डायरेक्टर। एक तरह से जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर होते हैं उनको एक तरह से डायरेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अनटिल द डायरेक्टर आर ड्यूली अपॉइंटेड इन अकॉर्डिंग टू दैट, जब तक कोई डायरेक्टर एक्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट नहीं होता तब तक उनको डीम्ड कहते हैं, मतलब माना जाता है वो डायरेक्टर है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर एंड प्रपोर्शन ऑफ दोज हु आर टू रिटायर बाय रोटेशन। तो उसमें क्या होता है कि जितने लोग रिटायर होने वाले होते हैं उनकी जगह नए आते जाते हैं, तो उसको रोटेशन बोल रहे हैं। अनलेस द आर्टिकल प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर एट एवरी एनुअल एजीएम at least 2/3 of the total number director of the public company or a private company which is a subsidiary of a public company have to be। तो यहाँ पे बोल रहा है पब्लिक कंपनी के बारे में, क्या, पर्सन हुज पीरियड ऑफ द ऑफिस इज लाइबल टू डिटरमाइन बाय द रिटायरमेंट बाय रोटेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका पीरियड जो समय है जब तक रिटायरमेंट नहीं है तब तक वो रोटेशन में आता रहेगा, जब तक उसका रिटायरमेंट नहीं है वो रोटेशन में चलता रहेगा। अपॉइंटमेंट बाय कंपनी इन जनरल मीटिंग, कुछ नए लोगों का क्या है, जनरल मीटिंग में अपॉइंटमेंट करते हैं। द रिमेनिंग डायरेक्टर आर टू बी अपॉइंटेड इन एजीएम सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है और ये रोटेशन में चलते रहते हैं। जो लोग रिटायर हो गए हैं उनकी जगह नए अपॉइंट होते हैं, बाकी लोग रोटेशन में चलते रहते हैं, ठीक है। ascertain ascertainment of directors
रिटायरिंग बाय रोटेशन एंड फिलिंग ऑफ। तो कितने लोग रिटायरिंग कर रहे हैं रोटेशन में और कितने लोग की वैकेंसी से फिल हो रहे हैं। द डायरेक्टर हु आर टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी AGM are those who have been longest in office since their last appointment, but as between person who became director on the same day. Those who are to retire to be determined by lots. The retiring director can also be reappointed. This does not include independent director. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हर एनुअल जनरल मीटिंग में उनको क्या रोटेशन से अगर वो रिटायर हो रहे हैं और सीनियर मोस्ट को रिटायर करते हैं लेकिन उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन ये रूल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए लागू नहीं होता। राइट ऑफ द पर्सन अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टर। तो रिटायरिंग के अलावा जो डायरेक्टर हैं वो क्या है, every individual intending to be appointed as director of the company shall make an application for allotment of director identification number। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे LLP के लिए, चलो बता दो जरा आप, LLP जो फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, उसके लिए पार्टनर्स को क्या इशू किया जाता है, कंपनी के लिए जो डायरेक्टर होते हैं उनको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इशू किया जाता है। ये मैंने उस क्लास में क्लियर किया था आपको और उस समय बताया था कि DIN भी होता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अलोंग विद सच फी। तो जैसा भी उनका तरीका उस तरह से लिया जाएगा और कुछ फीस के साथ सरकार उनको अलॉटमेंट कर देगी DIN नंबर, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल विद इन 1 month फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन। तो अब एप्लीकेशन आ गई उसकी, तो इसके विद इन 1 month फ्रॉम द रिसीट ऑफ द एप्लीकेशन अलॉटेड, तो 1 महीने में DIN नंबर दे देते हैं। एनी पर्सन इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर एट एनी जनरल मीटिंग if not less than 14 days before the meeting, he himself or some other member intend to propose that person as a director gives a signed notice in writing to the company signifying that person's candidature of the office director along with a deposit of 1 lakh rupees or such higher as may be prescribed, which shall be refunded with a such person as the case may be the member. If the person proposed gets elected as a director gets more than 25% of the total valid vote cast either on the so। तो इसमें कह रहा है कि अगर कोई बंदा एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए तो वो क्या है 14 डेज मीटिंग से 14 दिन पहले, कम से कम 14 दिन पहले, नॉट लेस देन 14 डेज बिफोर अपनी एक एप्लीकेशन दे देगा और उसमें क्या है 1 लाख रुपए देगा वो और अपने आप को लिखेगा कि भाई मैं क्यों नहीं इस कंपनी का डायरेक्टर हो सकता हूं, अपने कैंडिडेचर को सिग्निफाइंग करने के लिए दिखेगा और 1 लाख रुपए उसकी फीस ली जाएगी क्योंकि 1 लाख रुपए कम से कम चाहिए और उसके बाद वहां वोटिंग होगी। अगर उसको 25% से ज्यादा वोट मिल जाते हैं टोटल वैलिड वोटों का तो उसको क्या होगा, डायरेक्टर मान लिया जाएगा। यानी कंपनी में डायरेक्टर जो लोग वोट देने वाले होते हैं वो किसी को भी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो आप 1 लाख रुपए की फीस के साथ एनुअल जनरल मीटिंग में जब वोट होते हैं उसके 14 दिन पहले आप अप्लाई करेंगे कंपनी में कि मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, तो आपको डायरेक्टर तब बनाया जाएगा जब आपको 25% से ज्यादा वोट मिलेंगे। यानी 100 लोग हैं मान लिया उसके मेंबर शेयर होल्डर, 100 में से 25 लोग कम से कम कहेंगे कि इसको बना दो, तभी बनाएंगे, ठीक है। अब मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर पूछते हैं। हाँ, कई लोगों ने सही आंसर दिया है। डी पिन नंबर क्या है, पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसमें क्या है पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर है, इसमें क्या है डिन नंबर डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब संतोष कुमार ने पूछा ये कितने डिजिट का होता है, तो अब जगजीवन सिंह जी ने आंसर दिया 8 डिजिट का। मेरे को इस बारे में मालूम नहीं है लेकिन 8 डिजिट का उन्होंने आंसर दिया है।
ठीक है, चलो तो ये बात भी क्लियर हो गई कि डिन और पिन, डिन क्या है और पिन क्या, डी पिन क्या है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन के साथ 1 लाख रुपए और जितना अमाउंट प्रेस्क्राइब किया हुआ डायरेक्टर बनने के लिए, which shall be refunded to such person or as the case may be the member, if the person proposed get elected as a director and gets more than 20। तो अगर किसी को डायरेक्टर बनना है तो 1 लाख रुपए दे, एप्लीकेशन लगा दे, और जब एनुअल जनरल मीटिंग होगी उसके 14 दिन पहले दे, वोट होंगे, अगर आपको माना जाएगा तो मान लेंगे और आपको वो फीस फिर वापस कर दी जाएगी, और जो हार जाएगा उसकी नहीं जब्त कर ली जाएगी। क्योंकि उसको एजीएम बनाने में क्या होता है, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग में क्या होता है, खर्चा होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, तो ये हमने पहली बात कर ली, 15 डायरेक्टर हैं और गवर्नमेंट चाहे तो इसको इंक्रीज कर सकती है। एडिशनल डायरेक्टर कौन होता है? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट डायरेक्टर्स बाय पासिंग ए रिजोल्यूशन इफ सच ए पावर एग्जिस्ट इन द आर्टिकल। तो वो क्या किसी को अपॉइंट कर सकते हैं वो लोग आपस में बिना किसी के अप्लाई किए हुए। Such directors are known as additional director and they hold office only up to the date of the next AGM तक। तो एक अगली AGM तक वो किसी को एक एडिशनल डायरेक्टर बना सकते हैं जो मेंबर पहले से हैं उसके। ठीक है, ठीक। फाइलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसीज अमंग डायरेक्टर, कभी कभी कैजुअल वैकेंसीज भरनी है इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी और ए प्राइवेट कंपनी, जो सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की। If there arises any vacancy in the office of the director, then subject to the article, the board of director can fill the vacancy at a meeting of the board. Such a director can hold office only up to the date of which director in which whose place in। तो कई बार क्या होता है, कोई खाली हो गया है, कोई छुट्टी लेके गया है, उसने बोला मैं अगले साल नहीं रहूंगा, आपके बाद नहीं रहूंगा, तो उसकी जगह पर एक वैकेंसी के अगेंस्ट में फिल कर सकते हैं। ठीक है, would have hold office or had continued as director। सेपरेट रिजोल्यूशन आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंट एवरी डायरेक्टर, किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए सेपरेट रिजोल्यूशन चाहिए। जनरल मीटिंग है कंपनी, मोशन ऑफ द अपॉइंटमेंट टू और मोर पर्सन एज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी बाय ए सिंगल रिजोल्यूशन shall not moved unless a proposal to move such a motion has first been agreed at the meeting without any vote being cast against it। तो कई बार क्या होता है, जो रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, किसी भी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए एक मोशन लाया जाता, प्रस्ताव लाया जाता है, और उस प्रस्ताव में जो वोटिंग, बिना वोटिंग के लोग अगर एग्री हो जाते हैं, हैज फर्स्ट बीन एग्रीड टू एट द मीटिंग विदाउट एनी वोट, a resolution moved to a contravention of the same shall be void whether or not any objection was taken when it was moved। A motion for approving a person for appointment or for nominating a person for appointment as director shall be treated as motion for his appointment। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी पर्सन को अप्रूव कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए, वो प्रस्ताव आया या नॉमिनेट करने के लिए आया कि भैया इसको डायरेक्टर बना दो, तो उसको मोशन बोला जाता है। कैसे बोला कि किसी का अपॉइंटमेंट अप्रूव करने के लिए प्रस्ताव आए या किसी को डायरेक्टर बनाने, अपॉइंट करने के लिए नॉमिनेशन आए, तो दोनों चीजों को मोशन बोला जाता। तो मोशन आना चाहिए और मोशन यानी प्रस्ताव आना चाहिए, और प्रस्ताव आने के बाद बिना वोटिंग के उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो उसमें बोला हुआ, यहां पे था ना एक पॉइंट, कहां गया ये, जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी, अ मोशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ 2 और मोर पर्सन as director of the company by a single resolution shall not be moved unless a proposal। तो उसने कहा जब तक प्रपोजल नहीं आएगा तब तक आप रिजोल्यूशन पास नहीं कर पाएंगे। लोगों की तरफ से क्या है, प्रपोजल आना चाहिए। कंसेंट टू द कंपनी, every person proposed as a candidate for the office of a director must sign and furnish to the company his consent in writing as a director। This does not apply to a director retiring by rotation or otherwise, or a person who left at the office of company। A notice under the sections,
तो यहाँ ये बोलता है कि जब भी किसी भी बंदे को प्रपोज किया जाए तो वो प्रपोज जिसको किया जा रहा है उसको अपने आप एक रिटन में एक साइंड और एक लेटर या जो रिक्वेस्ट है वो फर्निश करनी पड़ती है, कंसेंट फर्निश करनी पड़ती है टू एक्ट एज ए कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हूँ। दिस डज नॉट अप्लाई टू ए डायरेक्टर रिटायरिंग। और ये उनके लिए नहीं होती जो रिटायरिंग और रोटेशन होते हैं, यानी उसकी एज 1 साल हुआ फिर बन गया, 1 साल हुआ फिर, उनके लिए जरूरी नहीं है क्योंकि उन्होंने तो एक बार कंसेंट अपनी दे दी। जो नए नए आ रहे हैं उनके लिए कंसेंट टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, अ पर्सन कैन नॉट एज ए डायरेक्टर अनलेस within 30 days of his appointment signs and files a registrar his consent to act। तो अब ये भी बात आ गई कि अगर कोई डायरेक्टर बनता है तो उसको अपने अपॉइंटमेंट के 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और डायरेक्टर रीअपॉइंटेड आफ्टर रिटायरमेंट बाय रोटेशन, तो किसने, इन लोगों को नहीं करना पड़ता, जो रोटेशन में चल रहे हैं उनको नहीं करना पड़ता, जो न्यू आ रहा फ्रेश उसको करना पड़ेगा। एंड एडिशनल और अल्टरनेट डायरेक्टर और ए पर्सन फिलिंग कैजुअल वैकेंसी, उनको भी नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये नेक्स्ट एजीएम में ऑटोमेटिक हटने वाले होते हैं। अ पर्सन नेम्ड एज ए डायरेक्टर ऑफ द कंपनी अंडर द आर्टिकल एज ए फर्स्ट रजिस्टर, अब कुछ लोगों के नाम आर्टिकल में पहले से ही लिखे हुए हैं कि ये डायरेक्टर होंगे, उनको भी नहीं, क्योंकि उनकी सूचना जो है पहले से ही आरओसी को मिल चुकी है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के सबमिट करने में। अब आया होल टाइम डायरेक्टर कौन होता है। No company can appoint or reappoint any person as its managing director, whole-time director और manager for a term exceeding 5 years। तो इनका मैक्सिमम टेन्योर जो है 5 ईयर है। होल टाइम डायरेक्टर के लिए अपॉइंट करने के लिए नहीं करे, उसको करना है तो 5 साल के लिए कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द। तो इसमें बोला हुआ है कि उसका रीअपॉइंटमेंट ना हो जाए कहीं, क्योंकि जैसे ही उसका रीअपॉइंटमेंट होगा तो उसको फिर 5 साल मिल जाएंगे। तो प्रोवाइडेड दैट नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यानी अगर उसको आगे 2 साल बाद रिटायर होना है और आपने क्या करा 2 साल बाद रिटायर होना, पहले ही उसको रीअपॉइंट कर लिया तो फिर 5 साल के लिए हो जाएगा। ठीक है, उसको रोकने के लिए ये ऐसा ना हो, नहीं तो वो होल टाइम डायरेक्टर हो जाएगा। होल टाइम डायरेक्ट क्वालिफिकेशन शेयर, सर्टेन शेयर एज क्वालिफिकेशन शेयर, यानी क्वालिफाई करना पड़ता है ना कि आप ये करेंगे तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो बोलता है क्या, देयर आर सर्टेन डिस्क्वालिफिकेशन अंडर विच अ पर्सन शैल नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ कंपनी, ही हैज बीन फाउंड टू बी अनसाउंड माइंड and he is an undischarged insolvent, he has been convicted by court for any offense involving moral turpitude and sentence in respect of their of imprisonment। तो मोरल का मतलब जो होता है, जो जैसे नैतिक पतन में जो बातें आती हैं, अगर उसको कोई ऐसी सजा कोर्ट ने दे रखी है तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। ही हैज नॉट पेड द कॉल मनी ऑन हिज शेयर, और या उसने कॉल मनी, जब उसको कॉल मनी समझते हैं पार्टली पेड शेयर में कि कॉल आती है शेयर की, जैसे भाई अभी 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए दे दिए, फिर 2 साल बाद फिर 3 रुपए आए मांगने, फिर 2 आए, तो अगर आप कॉल आई और आपने नहीं दिए तो ये डिस्क्वालिफिकेशन में है। तो क्या क्या चीज है, अनसाउंड माइंड का हो तो नहीं है, और ये है तो कोर्ट में कोई कन्विक्ट हुआ हो तो भी नहीं है, मोरल किसी उसमें हुआ हो तो भी नहीं बन सकता, ये है डिस्क्वालिफिकेशन। और क्वालिफिकेशन में क्या है, सर्टेन शेयर एज क्वालिफिकेशन शेयर होने चाहिए जो उन्होंने रखे होंगे, भैया कम से कम उसके पास 100 शेयर होंगे तब हम उसे क्या मानेंगे, क्वालिफाई बने। दिस रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ए प्राइवेट कंपनी अनलेस इट इज ए सब्सिडी ऑफ द। तो कोई प्राइवेट कंपनी अगर है तो उस कंडीशन में ये वाली कंडीशन जो सर्टेन शेयर वाली ये नहीं होती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, तो वैसे तो 15 आ गया कई बार, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकती है। आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट shall hold office as a director including any alternate directorship
इन मोर देन 20 कंपनीज एट द सेम टाइम। तो डायरेक्टरशिप, भाई एक कंपनी में मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर कितनी कंपनियों में हो सकता है? तो उसने बोला है कि 20 से ज्यादा में नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनीज in which a person can be appointed as director shall not exceed 10। तो क्या बोला किसमें कि पब्लिक कंपनी में in which a person can be appointed as a director shall not, पब्लिक में 10 है और अदर कंपनी में क्या है, वो 20 है। ठीक है। द मेंबर ऑफ ए कंपनी में बाय स्पेशल रिजोल्यूशन स्पेसिफाई एनी लेसर नंबर ऑफ। तो कंपनी अपने आप को इसमें, अभी तो उन्होंने बोला, पब्लिक कंपनी ने बोला हुआ भैया 10 से ज्यादा में नहीं एक्सीड करना चाहिए, नॉर्मल में बोला हुआ 20 से ज्यादा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो कंपनी जो है, जो मेंबर ऑफ ए कंपनी क्या कर सकती है कि वो एक रिजोल्यूशन की हमारे वहां कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं बनेगा जिसने 5 से ज्यादा में डायरेक्टरशिप हो, तो फिर वो भी नहीं होगा। लेकिन ये जो रूल है 20 और 10 वाला, ये एक्ट के अकॉर्डिंग रूल है, लेकिन फिर भी पावर दी गई है कि वो कंपनी अपने एक्ट में जैसा कहा गया वैसा कर सकती है। वैकेशन ऑफ ऑफिस बाय, वैकेशन माने खाली करना ऑफिस। ठीक है। तो क्या बोला, डायरेक्टर सेल बिकम वैकेंट इन केस, कब, जब डिस्क्वालीफाई हो जाए वो किसी कारण से, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में पीरियड ऑफ 12 मंथ विद और विदाउट सीकिंग लीव, पिछले 12 महीने वो अगर वो एब्सेंट रहता है, चाहे वो लीव लेके हो या विदाउट लीव लेके हो, बस एब्सेंट रहा तो वो डायरेक्टर बनने लायक नहीं है। ही एक्ट्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द रिलेटिंग एंट्री इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, वो कोई ऐसे काम में जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड काम है, जो मना किए हुए हैं, उसमें वो काम करता है। ही फेल्स टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट इन विच डायरेक्टली, वो बताने से भूल कर जाता है, चूक जाता है कि भैया वो 5 कंपनियों में और डायरेक्टर बताता नहीं है, तो भी ही बिकम्स, अगर वो कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने उसको कहा हुआ है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने कहा हुआ कि भाई तुम नहीं बन सकते, तो नहीं बनेगा। ही इज कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस whether involving moral turpitude or otherwise sentence in respect their imprisonment not less than 6 month, मतलब उसे उसकी सजा कम से कम 6 महीने, अगर उसे 1 महीने की जेल हुई है तो कोई बात नहीं, अगर 6 महीने वो जेल में रह जाता है फिर वो इस लायक नहीं है। प्रोवाइडेड दैट द ऑफिस शैल बी वैकेटेड बाय द डायरेक्टर इवन इफ ही फेल टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर, और अगर वो उस ऑर्डर की अपील करने में फेल हो तो भी मान लिया जाएगा कि वो पनिशमेंट हो चुका है। ही इज रिमूव द प्रोविजन ऑफ द एक्ट में उसे रिमूव कर दिया जाए। हैविंग बीन अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ his holding of any office or other employment in the holding subsidiary associate company ceases to hold such office or other employment in the company। कई बार क्या होता है कि वो किसी और कंपनियों में होल्डिंग करे हुए होता है। हैविंग बीन अपॉइंटेड एक डायरेक्टर बाय वर्च्यू ऑफ होल्डिंग, किसी और उसमें वो किए हुए हैं, चाहे वो होल्डिंग हो, सब्सिडरी हो या एसोसिएट कंपनी हो, सीजेस टू होल्ड सच ऑफिस ऑफ अदर एम्प्लॉयमेंट इन दैट कंपनी, जो उस कंपनी के शेयर होने के कारण किसी और शेयर में ना होने के रूल्स हो उसमें, कि भैया जिसके पास इतने शेयर होंगे वो दूसरी कंपनी में नहीं जा पाएगा। तो अगर पहले से ही उस कंडीशन में अपॉइंटेड है और उसके शेयर वहां ज्यादा हो जाते हैं तो वो भी फिर उसको भी डायरेक्टरशिप छोड़नी पड़ेगी। मतलब आप इस तरह समझ लीजिए कि एक बंदा आपकी कंपनी में लग गया, उसने 200 शेयर ले लिए, डायरेक्टर बन गया, मीटिंग में आता है, लेकिन उसने किसी और कंपनी में, आपकी कंपनी ने कहा था किसी और कंपनी में इससे ज्यादा स्टेक नहीं लेंगे, उसने उससे ज्यादा स्टेक ले लिया, तो भी उसे वो कम, क्योंकि उसका ध्यान वहां चला जाएगा। फिर सर्टेन पावर्स कैन बी एक्सरसाइज ओनली एट मीटिंग ऑफ द बोर्ड, कौन कौन से काम केवल सिर्फ बोर्ड में हो सकते हैं। ठीक है। तो उसने बोला हुआ है एंड नॉट बाय द सर्कुलेटिंग पेपर्स, मतलब केवल एक चिट्ठी निकालने से नहीं होता। दीज आर सम सिग्निफिकेंट मैटर, बहुत महत्वपूर्ण मामले होते हैं जिसमें डेलिब्रेशन और डिस्कशन चाहिए होता है, वो चीजें केवल कहाँ होती हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में ही होती है।
ठीक है, जो डायरेक्टर बोर्ड होता है उन्हीं के सामने हो सकती है बात है। क्या है, मेक कॉल्स ऑन शेयर होल्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी अनपेड, यानी पार्टली पेड शेयर के लिए कॉल आना, डिवेंचर इशू करना, ठीक है, बोरो मनी अदरवाइज देन ऑन डिवेंचर, डिवेंचर के अलावा मनी अगर लेनी है तो बोर्ड में आनी चाहिए, इन्वेस्ट फंड ऑन द कंपनी, कंपनी के फंड को इन्वेस्टमेंट करना है, लोन लेने हैं, और अथराइज ए पर्टिकुलर बाईबैक, यानी कंपनी ने पहले शेयर कर दिए इशू, वो शेयर आप जो है वापस कंपनी बाईबैक कर रही है, तो ये सारे डिसीजन जो है बोर्ड में लिए जाएंगे। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी और ऑफ ए प्राइवेट कंपनी विच इज ए सब्सिडरी ऑफ ए पब्लिक कंपनी, तो ये बार बार ये बता रहा है कि जो ये प्राइवेट कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी की एक सब्सिडरी है, वो या कोई पब्लिक कंपनी, फॉलोइंग पावर्स ओनली आफ्टर रेजोल्यूशन, तो कहने का मतलब कि बोर्ड को कौन कौन सी पावर का रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है, डिस्पोज ऑफ एनी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी after a resolution passed to the effect by the shareholder of the company general meeting, इसको मैं दोबारा कर रहा हूं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड की पावर को रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए शेयर होल्डर एक रिजोल्यूशन पास करके कर सकते हैं। क्या है, डिस्पोज ऑफ एनी अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, remit or give time for repayment any debt due to by the director, invest otherwise than in a trust security the amount of compensation received by the company in respect of the compulsory pay, यानी ये बोल रहा है कि कई सारी चीजों में बोर्ड की पावर को रेस्ट्रिक्ट अगर करना है तो जो शेयर होल्डर है वो स्पेशल रिजोल्यूशन से एक जनरल मीटिंग में कर सकते हैं, और वो क्या क्या काम करने से मना कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ एनी अंडरटेकिंग ऑफ कंपनी, किसी कंपनी की अंडरटेकिंग को डिस्पोज करने से मना कर सकते हैं, किसी का रिपेमेंट करने डेट ड्यू जो है डायरेक्टर का उसके लिए मना कर सकते हैं, या कहीं और सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर सकते हैं, बोरो मनी इन एक्सेस ऑफ द एग्रीगेट पेड अप कैपिटल बाय कंपनी एंड इट्स फी और रिजर्व, उसके लिए वो कर सकते हैं रेस्ट्रिक्ट, कंट्रीब्यूट टू चैरिटेबल और अदर फंड नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस और कंपनी, कोई अगर वो कई बार ऐसा ना डायरेक्टर है उसने ले उधर दे दिया चैरिटेबल में दे दिया, तो उसके लिए करा कि 50,000 से ज्यादा और 5% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल, 50,000 से ज्यादा के लिए चंदा मना कर सकते हैं वो, और या 5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 5% ऑफ एवरेज प्रॉफिट, उसके लिए मना कर सकते हैं। लोन टू डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर को लोन मिल सकता है, नो कंपनी सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन टू डायरेक्टर और एनी अदर पर्सन इन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्ट, मतलब डायरेक्टर ने कहा मेरा दोस्त है उसको लोन करना ना, डायरेक्टर को भी नहीं करना, गिव एनी गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द लोन टेकन बाय द डायरेक्टर एनी अदर पर्सन होम डायरेक्टर इज इंटरेस्टेड, ना वो किसी के बदले में किसी के लिए गारंटी दे सकता है, ना वो लोन ले सकता है कंपनी से, हाउएवर एनी लोन गारंटी गिवन बाय द कंपनी टू इट्स होली ओन सब्सिडरी और ए गारंटीड एक्सटेंडेड टू सब्सिडी आर एग्जेम्प्टेड, यानी वो जो उनकी कंपनियां हैं सब्सिडी उनके बिहाफ पे तो गारंटी दे सकता है, लेकिन वो खुद अपने बिहाफ पे गारंटी नहीं दे सकता, ना ही वो लोन ले सकता है। कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड, वो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब बोला एक्सेप्ट विद द कंसेंट ऑफ द बोर्ड डायरेक्टर गिवन बाय द रेजोल्यूशन इन मीटिंग बोर्ड एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज मे प्रिस्क्राइब, नो कंपनी शैल एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी ऑफ ए डायरेक्टर, तो यानी कंपनी अपने उस डायरेक्टर के किसी भी रिलेटिव के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, अ की मैनेजर पर्सन और ये कोई भी बंदे उनके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। ठीक है, जिसमें डायरेक्टर का कोई लगाव है या उसके रिलेटिव रहते हैं
मोर देन 2%। अब इसमें बोला हुआ कितना तक करेगी, अगर वो करेगी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट तो मोर देन 2% तक नहीं करेगी, ठीक है। ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल, जितनी उसकी पेड अप कैपिटल है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट हुज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अनलेस द इन प्रोफेशनल कैपेसिटी ऑफ एनी पर्सन ऑफ हुज एडवाइस, डायरेक्शन or instruction of director or manager is accustomed to act in accordance with the advice director। और ये तो यहाँ पे सीधी सी बात, एक क्रक्स ये आया कि कोई भी डायरेक्टर की रिलेटिव, फ्रेंड, उसकी कोई सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, उसके साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं करेगी सिवाय जो उसके पेड अप कैपिटल के 2%, उससे ज्यादा नहीं करेगी। छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। आपने देखा होगा कि डायरेक्टर कहते हैं अरे यार जरा एक ऑर्डर उसको भी देना, दे देते हैं, लेकिन वो उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसके 2% से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं देगी। अल्टरनेट डायरेक्टर क्या होते हैं? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर टू एक्ट एज ए डायरेक्टर, मतलब ओरिजिनल डायरेक्टर के बिहाफ पे, एब्सेंस ऑफ ए पीरियड नॉट लेस देन 3 months फ्रॉम द state of which meeting abroad are ordinarily held if the article of shareholder resolution has authorized the director। तो पहली बात तो ये अल्टरनेट डायरेक्टर के लिए बोल रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा वो होना चाहिए कि रिजोल्यूशन से आप क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर रिजोल्यूशन से किसी को अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है किसी ओरिजिनल डायरेक्टर की जगह पे, लेकिन वो कम से कम जो पीरियड होगा फॉर ए पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 months, 1 महीने के लिए नहीं करना है, 2 महीने के लिए करना है तो 3 महीने के लिए कम से कम करना। कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ ऑफिस, कोई नुकसान हो जाए तो मैनेजिंग और होल टाइम डायरेक्टर और डायरेक्टर हु आर मैनेजर एंड एलिजिबल फॉर कंपनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस इफ दे आर रिमूव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर। तो कई बार क्या है, अगर आप किसी भी मामले में उनको वो करके निकाल देते हैं या रिमूवल कर देते हैं किसी उसमें कंपनी के उसमें, नो कंपनसेशन, अगर इन मामलों में करते हैं तो कोई कंपनसेशन नहीं देना है, क्योंकि आप क्या क्यों निकाल रहे हैं, गलत काम के लिए निकाल रहे हैं, तो कोई कंपनसेशन नहीं देना है, ठीक है। फॉर द एकेडमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट वी हैव समराइज द केस लॉ विच हाईलाइट द जुरिस्डिक्शन ऑफ ए कंपनी। अब कंपनी लॉ कोड जो होता है, जो डीआरटी होता है, इनके जो कुछ केस हैं उसके बारे में बोल रहा। एडजुडिकेशन अंडर डीआरटी एक्ट इज एक्सक्लूसिव and jurisdiction of civil court and company court is out। तो यानी ये जो डीआरटी इस मामले में इंटरफेयर करती है, डीआरटी इस मामले में इंटरफेयर करती है, एक्सक्लूसिव है, उसको एक्सक्लूसिव पावर दी हुई है, ठीक है। और जो जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट और कंपनी कोर्ट है वो आउस्ट है। इसका मीनिंग अभी मेरे को पता नहीं क्या है, लेकिन इसका डीआरटी का तो एक्सक्लूसिव राइट है और ये जो है किसी स्पेशल उससे आ सकती है। डीआरटी प्रोसीडिंग कैन नॉट बी स्टेड बाय कंपनी कोर्ट। तो हमने सुना हुआ है कि डीआरटी जो है नॉर्मल कोर्ट से ऊपर हो जाता है, ठीक है, और ना ही डीआरटी के मामले को कंपनी कोर्ट में ट्रांसफर किए थे। डीआरटी एक्ट ओवरराइड द कंपनी, ये भी मैंने बताया था एक बार कि डीआरटी और उसके बाद सरफेसी, इनके एक्ट ओवरराइडिंग इफेक्ट के, यानी पीछे वाले एक्टों से ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए डीआरटी के मामले को कंपनी लॉ में कंपनी के जो कोर्ट होते हैं वहां नहीं भेजा जाता। इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी रियलाइज अंडर डीआरटी एक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन बैंक एंड फाइनेंशियल एंड अदर क्रेडिटर with no winding up order is passed against the company, priority to be decided subject to the principle underlying the section इतना इतना and principle of natural justice। तो वो कह रहे हैं कि जो डीआरटी है, जब लोगों की देनदारियां आती हैं कंपनी पर, तो कंपनी जो पेमेंट करेगी वो किस प्रायोरिटी से करेगी वो डीआरटी डिसाइड करेगा, लेकिन वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से करेगा। मनी रियलाइज अंडर डीआरटी एक्ट, distribution between bank and other secured creditor when winding up proceeding are pending in the company code, priority of secured creditor is subject to the provision of company act। अब देखो जरा इसमें,
मनी रियलाइज अंडर डीआरटी एक्ट से कुछ पैसा आ गया, रिकवरी कर लाए, तो वो जो पैसा होगा बैंकों और सिक्योर्ड क्रेडिटर के मामले में, जब वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स आर पेंडिंग, अभी वाइंडिंग अप नहीं हुई है लेकिन पैसा आ गया है, उस मामले में प्रायोरिटी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इज सब्जेक्ट टू, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बैंक को मिलेगी, ये कहते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, मतलब इस एक्ट में जैसा प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। डीआरटी इज ए स्पेशल लॉ, इट ओवरराइड द कंपनी लॉ, लीवी ऑफ कंपनी कोर्ट अंडर द इतना इतना नॉट नेसेसरी नॉट कुड बी सूट और ट्रांसफर, तो यहां बोला डीआरटी सुपीरियर है, डीआरटी के केस कभी भी यहां पर ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक भी हमारा पूरा हुआ। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि ये जो इससे अगला वाला टॉपिक है और उससे अगले वाले टॉपिक के बाद जितने भी पेजेस रहते हैं जरा मेरे को एक बार गिन के बताएंगे, मैं उसी तरह से स्ट्रेटाइज करूंगा जरा। ये जो 62 यूनिट खत्म हो गई है, उसके बाद जो है कितने पेजेस बचते हैं? डायरेक्टर का टेनोर 5 साल का है, लेकिन उसे एजीएम में रोटेट करते रहते हैं, और अगर उसे रीअपॉइंट करना है तो उसे 1 साल से पहले रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। यानी 5 साल का टेनोर है तो उसे 4 साल के बाद ही रीअपॉइंट करेंगे, यानी जो आखिरी वाली एजीएम है उसी में रीअपॉइंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल 45 नंबर आ जाएंगे। थोड़ा मेहनत, देखो मेहनत नहीं छोड़नी है। हाँ जी, आंसर मेरे को मांगा था, किसी ने दिया ही नहीं। आउस्टेड का मतलब है बेदखल करना, स्नेहलता ने बताया है। अभी उसको सर देखते हैं बेदखल 50 करने पेज वाले होंगे सर। कितने। 50, 50 है 62 ना? कंप्लीट हो गया ना अपना, हाँ 62 कंप्लीट हो गया। और 63 499 से 551 तक है लास्ट। 4 नंबर 551, 51 है ना? हम्म 51 में से आप ये मान लीजिए कि 12, करीब 40 पेज के आसपास है अभी ना। चलो हम कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना हो जाता है। ठीक है, अच्छा आउटस्टेड वाला एक बार देख लेते हैं, जहां पे बोलता ना डीआरटी, ये है एजुकेशन अंडर डीआरटी इज एक्सक्लूसिव एंड jurisdiction ऑफ सिविल कोड एंड कंपनी कोड आउटसाइड, यानी अब ये बात देखो क्लियर होगी, इसको तो स्पेशल राइट है लेकिन इसको बेदखल है, मतलब इसकी कोई नहीं सुनेगा, इसकी सिविल कोड और कंपनी कोड। ठीक है, डीआरटी जो है एक्सक्लूसिव राइट रखता है। 60, अब जो है नेक्स्ट यूनिट है हमारी 63। 63 से भी जो है क्वेश्चन, 25 पेज इन थर्ड एडिशन। नहीं, आप यूनिट के हिसाब से बता रहे हैं लग रहा। इसने लता ये देखो 62 में पेज नंबर क्या है? सब मैंने लेट सम अप और ये सब हटा दिया है, उसके बाद कम किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो गुड गुड, आपने जो है थोड़ा मतलब हिम्मत बढ़ा दी है। चलो, लेकिन ये जो बचा हुआ है ना, 5 7 मार्क्स का आ जाएगा। चलो करते हैं, देखते हैं, अभी है टाइम हमारे पास। ठीक है, जैसे वो आईटी एक्ट है उसको उसको मैं जल्दी से बता दूंगा क्योंकि क्रक्स पॉइंट मेरे को पता है क्या क्या चीजें उसमें। अगला टॉपिक 62। आपका जो लेकिन ट्रांसफर इधर ऑफ प्रॉपर्टी टॉपिक एक्ट है वो काफी लो। टॉपिक जो भी है ना सर, वो ज्यादा वो नहीं है। जैसे फॉरेन एक्सचेंज वाला है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वाला है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, और प्रिवेंशन ऑफ मनी मनी लॉन्ड्रिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी।
हाँ, ये दो दो शायद बढ़ा दिए हैं मेरे ख्याल से। इंसॉल्वेंसी वाला पहले नहीं था मेरे ख्याल से ना। ऐसा करते हैं ना, देखो आरटीआई एक्ट में जल्दी बता दूंगा, आईटी एक्ट को भी जल्दी बता दूंगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट थोड़ा सा मॉर्गेज वॉर्गेज वो देखते हैं चलो। तो वो अपना पहले हुआ था ना, तो मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा उसमें, चार्जेज चलो वगैरह किए करते थे हैं ना फिर। अपन सिक्योरिटी। हाँ, वो उसी में ना कुछ कवर होना चाहिए ना। हाँ। चलिए जी, फेमा एक्ट। फेमा एक्ट में क्या क्या चीजें हैं, आरबीआई वगैरह वगैरह क्या चीजें हैं। बहुत बड़ा नहीं है, ये तो छोटा ही है फिर भी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ मैं आपको। एक पॉइंट ये है, ये सब कुछ नहीं पढ़ना है, फेरा वेरा कुछ नहीं, याद देखो। द ऑब्जेक्ट ऑफ इनेक्टिंग द फेमा इज टू कंसोलिडेट and amend the law relating to foreign exchange with objective to of facilitating external trade and payment and for promoting of orderly development and maintenance of foreign exchange market in। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए, पेमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, और उसके अलावा एक प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए, प्रॉपर डेवलपमेंट करने के लिए एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। ऑल ओवर इंडिया, all branches, offices, agencies outside India owned और कंट्रोल बाय ए पर्सन। कोई इंडिया का कोई बंदा अगर बाहर में कोई कंपनी एजेंसी मेंटेन कर रहा है तो उसको भी कंट्रोल करती है। ऑल्सो टू एनी कंट्रावेंशन कमिटेड आउटसाइड बाय सच पर्सन टू होम दिस एक्ट अप्लाई। तो बाहर जो कमिटेड करते हैं कंट्रावेंशन, यानी कि रूल का वायलेशन करते हैं, दूसरे देश में जाकर गड़बड़ करते हैं, उनको भी फेमा ही देख रहा है। मीनिंग सर्टेन, अब मीनिंग मैंने बताया था कि जो एक्ट होता है उसमें शब्दों के मतलब क्या होता है। ऑथराइज पर्सन का मतलब कोई बैंक, ऑथराइज डीलर, ऑथराइज है, मनी चेंजर है, ये सब लोग इसमें आते हैं। ठीक है। कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर, देखो ये कई बार, ये बहुत अच्छा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, कई बार आपको समझ में नहीं आता, इसको यहां समझ लीजिए कि कौन से ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट होते हैं, कौन से ट्रांजेक्शन करेंट अकाउंट होते हैं। ट्रांजेक्शन बाय विच देयर मे बी ए चेंज in the assets or liability outside India of a person resident in India or asset or liability in India or a person resident outside India। इस बात को समझिए, जब आप बाहर से, फॉरेन से रॉ मटेरियल लाते हैं तो आपका जो रॉ मटेरियल लाते हैं उससे आपका एसेट एंड लायबिलिटी में कोई फर्क पड़ता है या नहीं। दूसरा पॉइंट है ट्रांजेक्शन अदर देन ए कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है, पेमेंट ड्यू विद रेस्पेक्ट टू द फॉरेन ट्रेड डन, अदर बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी इन अदर। यानी कि जब आप कोई सामान वहां से ला रहे हैं और वो आपकी कंपनी की बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटी में चेंज लाता है। अब वहां से आप कुछ खाने के लिए ले आए, ठीक है, तो 10 दिन में 5 दिन में खत्म हो गया, चॉकलेट ले आए, तो एसेट लायबिलिटी में नहीं दिखाते हैं। तो ऐसी चीजें जो एसेट लायबिलिटी में चेंज करती हैं वो आपके कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होते हैं, चाहे वो किसी इंडियन के द्वारा किए गए हों बाहर की कंपनी में, या बाहर के बंदे, बाहर जो रह रहा है वो इंडिया की कंपनी में किए गए। ठीक है। और जो रेगुलर ट्रेड वगैरह के लिए जो पेमेंट कर रहे हैं आप, अगर रेगुलर ट्रेड वगैरह के लिए पेमेंट करते हैं तो ऐसे जो पेमेंट आप कर रहे हैं उनको हम करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है। पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन्स एंड ये लोन वोन का पेमेंट करना ये ट्रेड का काम नहीं है। रेमिटेंस करना, ठीक है,
कोई बच्चे आपके बाहर गए, उनको रेमिटेंस भेजना। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल, एजुकेशन, मेडिकल केयर, इन पे कोई भी खर्चा कर रहे हैं वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, और जो बिजनेस की बैलेंस शीट को, एसेट लायबिलिटी को डिफेक्ट करता है उसको कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। करेंसी का मतलब नोट्स, कॉइन, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, ये कोई भी जिसमें फॉरेन करेंसी का डिनोमिनेशन हो, ठीक है, उनको करेंसी बोलते हैं। फॉरेन करेंसी क्या बोलते हैं? जिसमें इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ये तो करेंसी, करेंसी का मतलब ये सब हमारे लिए करेंसी होती है, लेकिन फॉरेन करेंसी कब होगी? जब उसको फॉरेन करेंसी की टर्म्स में वो किया जाएगा। जैसे फॉरेन करेंसी में अमाउंट पेबल, फॉरेन करेंसी में ये जो ऊपर जितने नाम दिए थे वो कुछ हो, मतलब उसमें फॉरेन करेंसी का जैसे ही जिक्र आ जाएगा उस कंडीशन में उसे फॉरेन करेंसी बोलते हैं। सिक्योरिटी का मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो एज ए सिक्योरिटी यूज होता है। However, if it does not include bill of exchange or promissory note other than the government promissory note, तो सरकारी या आरबीआई के द्वारा नोटिफाइड प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज होंगे तो उसे फॉरेन करेंसी मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। अंडर द FEMA, द टर्म फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स एनी सिक्योरिटी स्टेटेड अबव, तो वो सिक्योरिटी फॉरेन सिक्योरिटी हो सकती है। अंडर द पर्सन का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति, HUF, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बता सकते हैं कोई क्या होते हैं? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, चलो एक नंबर का क्वेश्चन आ गया कल। आउट ऑफ दीज हु इज नॉट एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन? एनी एजेंसी, ऑफिस, और ये सब लोग इनको बोला हुआ पर्सन बोला हुआ। पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया मीन्स क्या होता है? जो 182 डेज से ज्यादा इंडिया रहता है उसको रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं। अ पर्सन हु हैज गॉन आउट फॉर हु स्टेट आउटसाइड इंडिया, किसमें? ये लोग नहीं आएंगे उसमें, ठीक है। जो यहां पर रह रहा है वो तो इंडियन है, लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड जो बाहर रह रहा है वो नहीं होगा। बट एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस वोकेशन के लिए, किसी और सर्कमस्टांसेस के लिए जो अनसर्टेन पीरियड के लिए गया हुआ है। अ पर्सन हु हैज कम टू इंडिया फॉर स्टे इन इंडिया अदरवाइज, कई बार क्या होता है बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडिया में बिजनेस के लिए, और किसी और पर्पज के लिए, लंबे स्टे के लिए इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है। एनी अदर पर्सन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड इन कॉर्पोरेट इंडिया, यानी जो इसमें बात हो रही रेजिडेंस और उसके लिए ना, पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स, तो उसने पहले में तो बोला हुआ 182 का क्राइटेरिया बोला हुआ है, उसमें ए और बी कैटेगरी है। ए कैटेगरी में 3 कैटेगरी हैं कि कोई बंदा बाहर गया है उसको नहीं मानेंगे, कोई बंदा बाहर से यहाँ आया उसको नहीं मानेंगे, बाकी सारे रेजिडेंट पर्सन मानेंगे, ठीक है। Accordingly, a person resident outside means person who is not resident in India as above. Repatriate to India means bringing into India. Repatriate का मतलब होता है पैसा लाना इंडिया में। चलो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, कंप्लीट करा दीजिए। वी विल बी देयर इन द लेट नाइट, चलो कोशिश करते हैं सर। हाँ, सोनम सिंह ने बोला हुआ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। नहीं, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन तो है लेकिन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नहीं है। जुडिशियल पर्सन ये होता है जैसे कोर्ट किसी को गार्जियन अपॉइंट करता है, किसी को ऑफिशियल रिसीवर, किसी को लिक्विडेटर, तो ये एक ऐसे डेजिग्नेशन है जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन जिसको कोर्ट अपॉइंट करता है, ठीक है। बाकी सारे लोग तो एक्ट में लिखे हुए हैं, लेकिन कोर्ट किसी को अगर अपॉइंट करता है तो ये होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का जो रेगुलेशन और मैनेजमेंट है वो क्या होगा, ये आप कर लीजिए क्योंकि ये आपके फिर CIB में भी काम आ सकता है। एट द टाइम ऑफ FEMA प्रेस्क्राइब अप्रूवल ऑफ ऑब्टेन,
तो अगर कोई ऊबर कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसको फेमा से वो लेना है। और क्या क्या कर सकता है? डील, ट्रांसफर एनी फॉरेन एक्सचेंज टू एनी पर्सन अदर देन द ऑथराइज पर्सन। क्या बोला इसने? इट हैज टू बी ऑब्टेन्ड, उसको एक अथॉरिटी लेनी होगी, लाइसेंस लेना होगा। ये लिखा ना, देखो, एनी पर्सन हु वांट टू कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी हैज टू डू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविंस फेमा एट टाइम इफ द फेमा प्रेस्क्राइब अप्रूवल ऑफ आरबीआई इट हैज टू बी ऑब्टेन्ड। मतलब वैसे तो फेमा के प्रोविजन से हिसाब करना है, लेकिन अगर फेमा ने किसी काम के लिए आरबीआई को अप्रूव किया हुआ है तो आपको आरबीआई से भी अप्रूवल लेना है। क्या करने के लिए? फॉरेन एक्सचेंज किसी को ट्रांसफर करने के लिए। मेक एनी पेमेंट। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो जरा, क्या लिखा? फॉरेन सिक्योरिटी टू एनी पर्सन अदर देन ऑथराइज पर्सन। अगर आप एक फॉरेन करेंसी अपने किसी दोस्त को देते हैं तो ये जो डीलिंग है उसके लिए आपको अलाउड नहीं है, लेकिन आप किसी ऑथराइज पर्सन को देते हैं यानी बैंक में देते हैं तो अलाउड है, क्योंकि उसको काम दिया हुआ है। मनी एक्सचेंजर को देते हैं तो अलाउड है। अब पता लगा दोस्त को आप $500 दे रहे हैं, उससे इंडियन रुपी ले रहे हैं, तो वैसे तो ये अनऑथराइज्ड। मेक एनी पेमेंट टू एनी पर्सन रेजिडेंट, किसी बाहरी आदमी को पेमेंट करते हैं। भाई पेमेंट करना है, कैसे करेंगे? ऑथराइज पर्सन के द्वारा करेंगे। किसी से पैसा बाहर से ले लेते हैं। एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया इन रिलेशन टू द राइट टू एक्वायर एनी एसेट आउटसाइड इंडिया। बाहर आप कुछ खरीद रहे हैं और यहाँ इंडिया में पेमेंट कर रहे हैं उसे, इंडिया के किसी बंदे को। ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी if it was acquired, held or owned by such person when he was resident outside। तो ऐसी कोई भी फॉरेन करेंसी की प्रॉपर्टी या ट्रांसफर या वो तभी कर सकता है कि वो जब वो बाहर रहता था उसके पास वो मनी बाहर से आई है तो कर सकता है। देयर इज नो बार ऑन पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया टू होल्ड। बाहर वालों के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। Every exporter of goods and services has to furnish necessary data by way of declaration। तो जितने लोग होते हैं, ये दो सॉफ्टवेयर होते हैं, IDPMS और EDPMS, ठीक है। ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें वो जो ट्रांजेक्शन एक्सपोर्टर होते हैं वो अपनी एंट्री इसमें करते हैं। ये क्या लिखा हुआ? नॉन रिपेटिशन इज अ वायलेशन ऑफ प्रोविजन। यानी अगर आपने कोई एक्सपोर्ट भेजा और वहां पे क्या है, फॉरेन कंट्री में आपने प्रोसेस ली, उसको जो है इंडिया में आना है, यानी आपने कुछ एक्सपोर्ट किया, कुछ सामान बेचा, उसका पैसा इंडिया में आना है। इंडिया में आना, रिपेट्रिएट होना होता है। अगर नहीं करेंगे तो फिर प्रोविजन वायलेशन होती है। ऑथराइज पर्सन, पावर ऑफ आरबीआई विद रिस्पेक्ट। ऑथराइज पर्सन के लिए क्या पावर है कि उनको अपॉइंट कर सकता है। ऑथराइज पर्सन से मतलब ऐसे लोग जिनको फॉरेन करेंसी में डीलिंग के लिए ऑथराइज किया जाता है। इंस्पेक्ट कर सकता है उनको, कंट्रावेंशन मना कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है, एजुकेट कर सकता है और अपील कर सकता है। इन सारी पावर को फेमा को दी गई है। मतलब कोई डिसीजन आया है तो उसके अगेंस्ट अगर अपील है तो वो भी कर सकता है। पेनल्टी कैन बी लेविड अप टू थ्राइस ऑफ द सम, 3 गुना देना पड़ेगा जितने का ट्रांजेक्शन है, या अप टू 2 लाख वेयर अमाउंट इज नॉट, या तो 3 गुना या 2 लाख। 2 लाख तब है जब उस अमाउंट को क्वांटिफाई नहीं किया जाता, जब क्वांटिफाई किया सकता है तो कितना? 3 गुना। सच कंट्रावेंशन कंटिन्यू 1, अगर वो कंटिन्यू करता रहता है तो 5,000 पर डे उसको पेमेंट करना पड़ेगा, पेनल्टी लग जाएगी, ठीक। डायरेक्टरेट, अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है, एक तरह से फेमा की पुलिस होती है, वो सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है कोई भी काम में, ठीक है।
एम्पावरिंग टू अदर ऑफिसर, किसी पुलिस वाले को बोल सकती है, पुलिस को किसी को बोल सकती है कि भैया इसको जरा गिरफ्तार करके लाओ। तो अगर आप वायलेशन करते हैं तो इस एक्ट के तहत उसमें पावर दी गई है, किसको किसको दी गई है पावर? पुलिस की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, आपने कई बार नाम सुना होगा। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पावर दी गई है कि वो फेमा के बिहाफ पे कोई अगर अपराध करता है तो उसको पकड़ ले या कुछ कर ले। और उसके साथ साथ एक चीज और है कि जरूरत पड़ेगी तो ईडी जो है पुलिस वालों को बोल सकती है भैया उसे पकड़ के लाओ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अभी जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, ये दो एक्ट हैं, बड़े अच्छे समझाऊंगा मैं, इसमें से 2-3 मार्क्स आएंगे। आईटी एक्ट समझा दूंगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को देख लेता हूं मैं। स्नेहलता नीलोफर को जरा मैसेज करो कि इम्पोर्टेंट 2 यूनिट करा रहे हैं, अगर कर सकते हो तो ओके कॉल कर लेना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को थोड़ा देखता हूँ, इसको मैं थोड़ा स्किप कर दूंगा अगर जरूरत पड़ेगी तो। ये हमने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में बहुत सारी चीजें पढ़ ली थी, तो इसलिए जल्दी हम इसको कवर कर सकते हैं अगर आप लोग साथ रहेंगे तो। पर मैं उसके बाद जो है 2-3 एक्ट जो छोटे छोटे एक्ट हैं बड़े अच्छे समझाऊंगा मैं आपको, क्योंकि वो मैंने प्रैक्टिकली मैनेज किए हुए हैं, तो आपको अच्छी तरह उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझा सकता हूँ। चलो, मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये आपने उसमें पढ़ा हुआ, मॉर्गेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ जो येलो कलर से आया हुआ अमेंडमेंट वो देख लेते हैं, ठीक है? क्या चीज़ है देखो, एवरी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी और ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ, जो भी कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो प्रॉपर्टी से डील कर सकता है, आइदर एब्सोल्युटली और कंडीशनली, इन द टू द एक्सटेंट ऑफ द मैनर ऑफ द अलाउड द प्रेस्क्राइब है, जैसा कि किसी भी कानून में अलाउड है उतने तक कर सकता है। unless a different intention is expressed, unless a different intention is expressed or necessarily implied, a transfer property passes forthwith to the transfer with all the interest। मतलब कोई अलग सी चीज ना हो, कोई डिफरेंट इंटेंशन ना हो, तो एक तरह से उसके राइट जो है दूसरे को ट्रांसफर हो जाते हैं। और ट्रांसफर प्रॉपर्टी मे बी मेड विदाउट राइटिंग इन एवरी केस इन विच राइटिंग इज नॉट एक्सप्रेसली रिक्वायर्ड। तो ऐसी प्रॉपर्टियां ट्रांसफर हो सकती हैं जहां पर सरकार ने बोला हुआ है कि इसमें इसके लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मॉर्गेजर कौन हो सकते हैं? तो बेसिकली जो भी लोन ले सकते हैं वो सारे लोग मॉर्गेजर हो सकते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, ये एग्जीक्यूटर और एडमिशन, मैंने बोला था ना कोर्ट अपॉइंट करता है जिनको, ठीक है, इनको ट्रांसफर हो सकती है। टाइप ऑफ मॉर्गेज हमने पढ़ ली थी भाई, इसमें अब टाइम नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। सेल विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, बिना कोर्ट के, तो ये तो सिंपल चीज है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच परमिट द mortgagee to sell the mortgage property without the intervention of the court
अंडर द, मतलब सिंपल है, उसके लिए कोड की जरूरत नहीं है। इसमें जो है एक तो डीआरटी के थ्रू वो एनफोर्समेंट करा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10 लाख लिखा हुआ है, ये 20 लाख कर देना है, ठीक है। और दूसरा जो सरफेसी है वो विदाउट कोड जा सकती है। यहाँ पर एक पॉइंट आया, ड्यूरेशन ऑफ सर्टेन लीजेस, एब्सेंस ऑफ द रिटन कॉन्ट्रैक्ट। ए लीज फॉर एन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चर पर्पज डीम टू बी लीज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय एक, हर एक साल के लिए बढ़ाते जाते हैं, 6 महीने का नोटिस देकर कोई आगे आने वाली लीज को वो कर सकता है। फॉर एनियल, एग्रीकल्चर के लिए 6 महीना, अदर के लिए 1 मंथ है। नहीं, अदर के लिए लीज 1 महीने महीने बढ़ाई जाती है। इट कैन बी टर्मिनेटेड बाय 15 डे नोटिस। ये क्वेश्चन आ सकता है। केस ला नहीं पढ़ रहे भाई हम। एक्शनेबल क्लेम देख लो, कई बार इससे भी प्रॉब्लम होती है। एक्शनेबल क्लेम मीन्स कोई भी कर्जा है अदर देन द डेट सिक्योर्ड बाय द मॉर्गेज। अगर आपका कोई भी जो डेट है वो मॉर्गेज या हाइपोथिकेशन या प्लस से है, तो बाकी सबको एक्शनेबल क्लेम में रहता है। ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम का मतलब द ट्रांसफर ऑफ एन एक्शनेबल क्लेम वेदर विद और विदाउट कंसीडरेशन कैन बी डन ओनली बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। तो यानी एक्शनेबल क्लेम को अगर आप किसी दूसरे को देना चाहते हैं तो लिखित में ट्रांसफर होगा। देयर आर नो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर गिविंग नोटिस टू द डेटर। पुराने वाले को जरूरी नहीं है कि आप नोटिस दें, जिसको भी आपने ट्रांसफर कर दिया वो आपसे ले सकता है, भाई उसे तो देना है, जो भी मांगने आ जाएगा दे देंगे उसे, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे छोड़े। जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो आगे वाले 2-3 टॉपिक में करा रहा हूँ वो जरूर आप लोग कर लें। 3-4 क्वेश्चन उसमें से मिल सकते हैं आपको और बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा उसको। सिक्सटी 65 और 60 यूनिट हैं ये राइट टू इंफॉर्मेशन की, बहुत समराइज करके बता दूंगा। चलो, बहुत सिंपल सिंपल सी बातें बताऊंगा और शायद हमें पढ़ना ना पड़े। देखो, ध्यान से देखिएगा जरा पॉइंटों को। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो जरा यस लिखिए पहले। सरफेसी एक्ट लैंड, एग्रीकल्चर लैंड को बिल्कुल भी नहीं वो करता है। चलो, कुछ लोगों ने यस लिखा है, जिन लोगों ने यस लिखा उनके लिए तो जरूर पढ़ाया जाएगा। चलो, आज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का एक एक चीज आप लोग बड़ी मस्ती में समझने वाले हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन आप भी लगाएंगे, आप भी जवाब देंगे बिना किसी डर के, सारे टेक्निकल पॉइंट से। शुरू करते हैं। 2005 का एक्ट है, ये हर बंदे को इंफॉर्मेशन का राइट देता है, लेकिन ये जो राइट है आप गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट पीएसयू या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट एडेड ऑर्गेनाइजेशन से ही ले सकते हैं, प्राइवेट कंपनी से नहीं ले सकते। ऐसे स्कूल जो
प्राइवेट चलते हैं लेकिन गवर्नमेंट उनको एड करती है तो ले सकते हैं। जहां पर भी सरकार मदद करती है उनसे ले सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इसकी फीस 10 रुपए है, लेकिन बीपीएल के लिए कोई फीस नहीं है। आपको इसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, और या ऑफिस में जाके जो वहां लोग होते हैं उनसे कहेंगे तो वो लिखेंगे आपके लिए एप्लीकेशन। यानी जो जो लोग उनके पास रिसोर्सेस नहीं है एप्लीकेशन लिखने, ठीक है। और आप रिकॉर्ड को, अब रिकॉर्ड में क्या है, कोई भी चीज जो रिकॉर्ड में है उसको, उसकी कॉपी ले सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वहां जो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उसको भी जाके देख सकते हैं। उसके बाद डिसाइड कर सकते हैं हमें क्या क्या लेना है। ठीक है। क्या चीज नहीं मिलेगा आपको, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अब थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन क्या होती है, जिसका आपसे कोई रिलेशन ना हो। जैसे आप किसी स्टाफ के बारे में पूछने लग गए कि साहब इनके कितने बच्चे हैं मैं बताओ, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी आपको। साहब इनकी शादी की डेट बता दो हमको, नहीं मिलेगी। ठीक है। लेकिन कि सर ये बताइए कि आपने इनको अपॉइंटमेंट कर लिया, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है बताइए, बतानी पड़ेगी। तो व्यक्तिगत जानकारी जिसका नौकरी से या किसी सरकारी मामले से कोई मतलब नहीं है उसके लिए मना कर सकते हैं, उसको बोलते हैं थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। अब एक बात, बहुत मजे की बात सुनिएगा कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन कोई मांगता है तो उसको, जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है उसको थर्ड पार्टी से पूछना पड़ता है, भैया एक बंदे ने तुम्हारे बारे में ये पूछा है, क्या मैं बताऊं या नहीं बताऊं। अगर वो बंदा कुछ नहीं कहता है तो बता दो, और मना करता है तो नहीं बताना है। तो ये टाइम है आपका 5 दिन टू फॉरवर्ड टू थर्ड पार्टी। यानी आपको थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी एप्लीकेशन। ठीक है, थर्ड पार्टी को फॉरवर्ड करनी पड़ेगी, भले बताएं या नहीं बताएं, 5 दिन के अंदर। सूचना कब मिलती है, सूचना आपको 30 दिन के अंदर देनी होती है। ठीक है। और अगर किसी अदर डिपार्टमेंट की सूचना है आपके पास आ गई तो उसे 5 दिन में फॉरवर्ड कर दोगे आप, उसे वापस नहीं करनी है कि आपने साहब गलत भेज दी, आपको ढूंढ के भेजनी है कहां जाएगी, किससे मतलब है इसका, ये सूचना किस संबंध में मांगी आपको भेजनी 5 दिनों के अंदर। ठीक है। अब स्ट्रक्चर बताते हैं, स्ट्रक्चर में क्या है इसका। स्ट्रक्चर है इस तरह का, PIO, APIO, CPIO और फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। ठीक है, ये डिपार्टमेंट का होता है। और कमीशन, इंफॉर्मेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं, प्रैक्टिकल बता रहा हूं लेकिन सारे फैक्ट कवर करूंगा मैं इसमें। तो क्या होगा, PIO जो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उसके ऊपर APIO या CPIO होता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं वो लोग CPIO बोलते हैं और अपने नीचे वाले को APIO बोलते हैं। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट नहीं है उसमें सीधे PIO फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होता है, CPIO सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफिसर और APIO असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो जो सेंट्रल के डिपार्टमेंट हैं
उसमें एपीआईओ के ऊपर एक सीपीआईओ होता है, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन जब जाती है तो 30 दिनों के अंदर, यहां देखो स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है 30 दिन में देना, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है 30 दिन में देना, ठीक है, सॉरी 90 दिन में देना। और सीआईसी जो है, जब आदमी सीआईसी पे जाता है तो केस की तरह चलता है, उसमें डेट्स लगती है, उस डेट को उसको बताना पड़ता है क्यों नहीं दी। जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी होता है वो बैंक, वो डिपार्टमेंट का होता है, लेकिन ये जो है इसको बोलते हैं सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट का होता है। क्लियर हो रही बात? 30 दिन तक सूचना नहीं आती है तो आप यहां बोलेंगे, 90 दिन तक नहीं आती है तो आपको 30 दिन और मिलेंगे, 30 दिन तक नहीं आती है तो 30 दिन तक और मिलेंगे। इसको बात को समझिएगा, उसको सूचना 30 दिन के अंदर देनी है, उसने नहीं दी, ऐसा नहीं कि अगले दिन ही पहुंच जाओगे वहां, आपको जल्दी नहीं है तो 30 दिन तक आप जा सकते हैं। अगले बंदे को 90 दिन तक सूचना देनी थी, वो 90 दिन तक नहीं देता है तो आपको अगले 30 दिनों में कहा जाना है, राइट। ये अभी थोड़ा सा मैं एक करेक्शन करना पड़ेगा मुझे, ये मुझे लग रहा है यहां मैंने उल्टा लिख दिया, 30 दिन है लेकिन आप 90 दिन तक आ जा सकते हैं। करेक्शन देख लो, सूचना इसने भी 30 दिन में देनी है, और फर्स्ट अपीलेट कोई सूचना नहीं देता, ये या तो टर्न डाउन कर देगा या इसको ऑर्डर करेगा कि भैया दे दो इनको सूचना, ठीक है। अब 2 रुपी पर कॉपी, फोटो कॉपी आपको जो है सूचना मान, जब मान लिया आपने कहा कि भैया वो जो आपके वहां 10 रजिस्टर लगे हैं उसकी फोटो कॉपी दे दो, तो उसमें पेज गिनेगा, उतने आपसे मांगेगा, जब आप वो ड्राफ्ट देंगे या पैसा देंगे तभी ये हो सकता है। फीस जो है इसकी है, कैसे कैसे ली जा सकती है, आप फीस नगद जाके भी जमा कर सकते हो उस ऑफिस में कि भैया 10 रुपये पकड़ो और मेरी एप्लीकेशन पकड़ लो, सूचना बोलते हैं, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर भेजेंगे तो भी वो सूचना आपको दी जाएगी 10 रुपए की, 2 रुपए पर कॉपी के हिसाब से सूचना दी जाएगी, ठीक है। सूचना जो है अगर वो सीडी में मांगता है तो आप सीडी में भी दे सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं, और फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में वो सूचना मांगता है उस फॉर्मेट में देंगे, लेकिन आपकी यूजुअल फंक्शनिंग को डेविएट ना करे, क्या, यूजुअल फंक्शनिंग को। पता लगा आपने बैंक में सूचना डाल दी ब्रांच मैनेजर को, आपने बोला कि भैया पिछले 20 साल से जितने भी लोग यहाँ ट्रांसफर होके आए हैं सबके बारे में बताओ, कौन कब आया था क्या, तो क्या है, तो परेशान करने वाली होगी ना, तो कह सकता भैया ये जो सूचना है मेरे काम धंधे को चौपट कर देगी, मैं नहीं दे सकता, या इसके लिए मैं टीम बुलाऊंगा तब दूंगा सूचना, ठीक है। सूचना 30 दिनों के अंदर दी जानी है, लेकिन कभी कभी 48 घंटे में भी दी जानी है, 48 घंटे में भी सूचना दी जानी है अगर लाइफ का मामला हो, लाइफ मैटर, लाइफ मैटर या लिबर्टी, जैसे पुलिस ने किसी को जेल में बंद कर लिया और आप कहीं म्यूजियम में उस दिन कोई प्रोग्राम कर रहे थे, तो आप वहां सूचना मांगेंगे भैया कि भैया बताइए कि इतनी तारीख को मैं वहां पे उपस्थित था, ऐसे ऐसे करके, तो वो आपको 24 घंटे 48 घंटे में सूचना देंगे, जिससे वो जल्दी से लाके आप पुलिस को देना, पुलिस अच्छा ये तो वहां था ही नहीं, छोड़ दो। मतलब ऐसा कोई सवाल जवाब जिससे आपकी जीवन या स्वतंत्रता पे फर्क पड़ता है। जैसे कई बार क्या होता है, कहीं आपने सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया, आप नए हॉस्पिटल में आ गए प्राइवेट में,
तो डॉक्टर कह रहा भाई वो फाइल लाओ, अब फाइल वहाँ सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ आप अगर लिखेंगे कि भाई इसलिए जरूरी है, तो उसमें आपको 48 आवर में मिल जाएगी, 48 आवर में सूचना मिल जाएगी। ठीक है, ये बहुत सारे पॉइंट कवर हो। अब मैं इसमें बुक से इसमें ले रहा हूँ, ठीक है। पब्लिक अथॉरिटी बोला हुआ है, पब्लिक अथॉरिटी हैज टू पब्लिश सर्टेन पर्टिकुलर अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ चीजें उसने क्या करनी पड़ती है, अपनी वेबसाइट पे डाल के रखनी पड़ती है कि उसे आधी से ज्यादा चीजें वहीं से मिल जाए, आधी से ज्यादा चीजें वहीं से मिल जाए। तो कई बार होता है कि सूचना मांगते हो, कहता है हमारी वेबसाइट में ये सब उपलब्ध है और वहां जाके देख ले। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या, फंक्शन क्या है, ऑफिसर क्या है, एम्प्लॉय क्या है। स्टेट बैंक में तो स्टाफ की सैलरी भी आरटीआई एक्ट में सूचना के उसमें वेबसाइट में डाली, आप किसी का नाम डाल के अपनी सैलरी चेक कर सकते हैं किसी की भी। प्रोसीजर फॉलो द डिसीजन मेकिंग, ये सब कुछ में अकाउंटेबिलिटी भी बोली गई है उसमें। कैसे डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन, कैसे वो अपने काम को पूरा कर सकता है। यहाँ डेफिनेशन में कुछ नहीं, ये देखो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर बोला हुआ, मीन सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन डेजिग्नेटेड बाय ए पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड ए सेंट्रल CAPIO, असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन, मैंने बोला था ना आपको। अच्छा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमो, ईमेल, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल, मॉडल्स, डेटा मटेरियल हेल्थ, ये सब कुछ क्या है, किसी भी तरह का कोई भी चीज अगर वहां कस्टडी में है पब्लिक अथॉरिटी के, तो वो सूचना के दायरे में आता है। पब्लिक अथॉरिटी वो होती है जो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, चाहे वो कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से हो, पार्लियामेंट से हो, स्टेट लेजिस्लेशन से हो, या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने वो नोटिफिकेशन करी है, कोई ओन्ड बॉडी हो, कंट्रोल्ड हो, सब्सटेंशियली फाइनेंस हो, मैंने बोला ना पैसे दिए हो। एनजीओ जिसमें फंडिंग आती है, सब्सटेंशियली फाइनेंस, वो भी। वो जो राइट होते हैं वो, ये लिखा है इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, टेकिंग नोट्स, उसमें से कुछ चीजें कॉपी कर सकता है, उनकी सर्टिफाइड सैंपल कॉपी मंगा सकता है, और डिस्क, फ्लॉपी, ये सब चीजें भी इसमें आती है, सब इंफॉर्मेशन में। स्टेट, अब यहाँ पर क्या है देखो, जो मैंने इंफॉर्मेशन कमीशन लिखा था, यहाँ पे था पहला पॉइंट था हमारा PIO, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, और कमिश्नर, कमिश्नर स्टेट कमिश्नर, और दूसरा यहाँ पे होता है APIO या CAPIO, CPIO, और इसके बाद होता है फर्स्ट, और इसके होता है CIC। ये समझ लीजिएगा, स्टेट में स्टेट का डिपार्टमेंट है तो इस तरह काम करेगा, सेंट्रल का डिपार्टमेंट है तो इस तरह, बैंक जो है इस तरह काम करते हैं। ठीक है, चलो अब दूसरे बातें। जाइएगा नहीं कहीं पर, जाइएगा तो कुछ खो जाइएगा। कानों में मोतियों की तरह हमारी बातों को लेके जाइए, शायद वहां पे, क्योंकि आपने बहुत पहले से उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन आपको मदद कर सकता है, आपको पढ़ने में मदद कर सकता है। ये अभी तो उन्होंने बेसिक चीजें बताई, अब जो मैंने बताया था कैसे कैसे सूचना ली जाएगी, मैंने बेसिक बता दिया, उसको रिवाइज करना आसान होगा। अगर हम पहले स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं तो रिवाइज करना आसान होता है, क्रक्स पढ़ना है हम लोगों को ना। चलिए, अगली यूनिट आपकी स्क्रीन पे आ गई, देखो। राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी, उन्हें क्या क्या करना पड़ता है।
ऑब्लिगेशन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑफ सिटीजन दैट रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है। प्रोसीजर देख लो यहाँ पे, इसने बोला हुआ है अगर इंफॉर्मेशन किसी से क्लोजली कनेक्टेड फंक्शन अनदर पब्लिक अथॉरिटी से तो 5 दिनों में उसे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगी, मैंने बता दिया था। और पीआईओ में सीक असिस्टेंस फॉर एनी अदर ऑफिसर फॉर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ द ड्यूटी। तो अगर उसे आदमी चाहिए उसके लिए तो अपने सीनियर ऑफिसर को लिख सकता है कि भैया एक सूचना मेरे को देनी है, मुझे 5-7 आदमी भेज दो। पीआईओ ऑन रिक्वेस्ट जल्दी से जल्दी डिस्पोज करेगा और लेकिन 30 दिनों में करेगा, ठीक है। और पेमेंट मांगेगा जब जरूरत है, लेकिन उतने दिन, जैसे मान लिया आज आपने पेमेंट के लिए भेज दिया, पेमेंट आने में 20 दिन लग गए, इन 20 दिनों को हटा लो आप, जब पेमेंट आएगा तब फिर गिनती शुरू हो जाएगी उसकी, ठीक है। हाँ, जब लाइफ और लिबर्टी का मामला हो तो 48 आवर। डिस्पोजल कैसे करना है, तो उसको विद इन 30 डे में करना है। क्या क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा तो रीजन देगा, ठीक है। और ये भी बताएगा कि अब आप इतने दिनों के अंदर अपील करेंगे, और उसका एड्रेस भी देगा, कहेगा अगर आप मेरी बात से खुश नहीं है तो मेरे बॉस पे चले जाओ, लेकिन 30 दिन के अंदर चले जाना, और मेरे बॉस का पता ये है, ठीक है। जब कैसे कोई कस्टमर लड़ता है, कस्टमर पूछता है आरएम का पता दो, कहता हमें नहीं पता, जहां से लेना ले लो, लेकिन यहां बताना पड़ेगा उसको, ठीक है। और जब वो अपीलेट अथॉरिटी को जाएगा, इफ अलाउइंग पार्शियल एक्सेस द पीआईओ शैल गिव नोटिस टू द एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है पूरी रिपोर्ट नहीं है, थोड़ा पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड रिक्वेस्टेड कर रहा है, तो उतनी दे देगा, बाकी के लिए बोलेगा भाई क्यों नहीं दी जा रही है। विच कंटेनिंग इन्फॉर्मेशन विच इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम डिस्क्लोजर कुछ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आती है, जो कंट्री के इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी के लिए, जब मान लिया पूछा है कि आपने पूछा है कि भारत कितने परमाणु बम बना रहा है और कब फोड़ेगा, तो ये नहीं बता सकते आप, ठीक है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन मना की जाती है। तीसरी पार्टी की इंफॉर्मेशन के लिए क्या बोला उसने कि आपको फॉरवर्ड करना पड़ता है, ये लिखा हुआ। इंफॉर्मेशन साउट हैज बीन सप्लाइड बाय ए थर्ड पार्टी और इज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय थर्ड पार्टी, पीआईओ शैल गिव ए रिटन नोटिस टू थर्ड पार्टी विद इन 5 डेज कि भैया ये दूं या ना दूं। पेमेंट ऑफ फीस ₹10 है, बीपीएल के लिए नहीं है, आईपीओ से या बैंकर चेक से भी पेमेंट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट से भी, कैश भी दे सकते हैं आप अगर, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट इज पेबल टू द अकाउंट ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी के अकाउंट ऑफिसर के नाम बना सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट की बात आती है यहाँ पे, अगर अनदर पब्लिक अथॉरिटी की है तो 5 दिनों में आप उसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन 30 दिनों में आप अगर आपकी तो देंगे। और ₹2 फॉर ईच A4 A3 के लिए ₹2 पर कॉपी, या बड़ा है, मान लिया उसने कहा नक्शे की फोटो कॉपी देखो, तो भैया जो एक्चुअल चार्ज होंगे वो देने पड़ेंगे। या कोई सैंपल और मॉडल मांग रहे हो, मान लिया आपने कहा कि आपके वहां जितने एप्पल रखे हैं उसमें से 5 सैंपल दे दो, तो 5 सैंपल कीमत दोगे तो मिल जाएंगे आपको। इंस्पेक्शन ऑफ रिकॉर्ड के लिए देखो, पहले घंटे के लिए नो फीस, ठीक है। और फिर ₹5 फॉर 15 मिनट, यानी अगले घंटे के लिए 5 5 5 5, यानी ₹20 घंटा है, लेकिन इसको हमने 15 मिनट में तोड़ा हुआ। आप इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं ना, तो उसमें टाइम जो लगता है उसमें आपसे वो पहले 1 घंटे में तो कोई नहीं, जितने रजिस्टर पलटने पलट लो, फिर जैसे ही अगला 15 मिनट होगा ₹5 अगला, उसमें वो कुछ नहीं कर रहा, आप देखते जाओ बस। जो डिस्पैच का टाइमिंग होता है इंटीमेशन फीस का, वो हटा दिया जाता है, मैंने बता दिया था ये बात। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया कि उसको क्या हैज बीन ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाय थर्ड पार्टी, तो उसके लिए क्या रिटन नोटिस देना पड़ता है, तभी आप दे सकते हैं अगर वो एग्री करता है। रिजेक्शन ऑफ रिक्वेस्ट, तो आपको बताना है वेयर ए रिक्वेस्ट है रजिस्टर्ड द सेंट्रल पीओ शैल कम्युनिकेट द पर्सन टू मेकिंग रिक्वेस्ट
तो रीजन सच और क्यों उसने रिजेक्शन कर दी बताना पड़ता है। इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिस्क्लोजर, ये मैंने बताया था कौन कौन सी नहीं है। जो सोवेरेंटी और इंटीग्रिटी के लिए होती वो, जो पहले से ही कोर्ट के अकॉर्डिंग बोला गया इसको नहीं बताना है किसी को, कोई ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन की बात है, जैसे मंत्री लोग आपस में मीटिंगें करते हैं ना, उनकी रिपोर्ट नहीं मांग सकते आप, ठीक है। इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉमर्शियल कॉन्फिडेंस ट्रेड, अब मान लिया कोई कह रहा है कि भैया शुगर फैक्ट्री गवर्नमेंट की उसे बोले कि आप जो चीनी इतनी अच्छी बना रहे हैं इसको प्रोसीजर बताओ, तो ट्रेड प्रैक्टिस है, वो नहीं बताएगा। इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू पर्सन इन हिज फिड्यूसरी रिलेशनशिप, किसी बंदे की, किसी ऐसे बंदे की इंफॉर्मेशन जो फिड्यूसरी रिलेशनशिप में है उसके। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड कॉन्फिडेंस फॉरेन गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के लिए, लाइफ और सेफ्टी की, जिससे एक सूचना दी दूसरा को दिक्कत हो गई, वो नहीं। वुड इम्पेयर द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एप्रीहेंशन और प्रिकॉशन, किसी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे किसी दूसरे के जो प्रोसिक्यूशन हो रहा है उस पर कोई मतलब नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए। कैबिनेट के पेपर, मैंने बोला ना कि जो मंत्री लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बात करते हैं वो उसमें आती है, ऐसी सूचनाओं में आती है, इसको बताना नहीं। अब अपील की बात आई, मैंने बोला अपील जो है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को जाती है, जो कि उसी डिपार्टमेंट का होता है, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। वो जो अपने आदेश देता है, यहां पे बोला हुआ है अपील शैल बी डिस्पोज विद इन 30 डे ऑफ द रिसीट ऑफ द अपील। हाँ वो 30 था ना, मैंने बताया ना, वो गलती से लिख दिया था 90, 30 है वो, 30 दिनों में करना है, लेकिन 45 तक वो जा सकता है। ऑर्डर इन अपील, वो अपील वाला क्या करेगा, जो अधिकारी है वो कहेगा भैया इनको प्रोवाइड करा दो, ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, कि भैया वहां जाके इन्हें देखने दो जो देखने हैं, या वो सीपीआई को उसको कहेगा कि भैया एक बंदा अपॉइंट करेगा कि भैया तुम इसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, और कंपनसेट भी करेगा अगर उसको कोई लॉस होगा, पब्लिक अथॉरिटी को कहेगा भैया उसको कंपनसेट करो, तुमने सूचना लेट क्यों दी, कोई पेनल्टी भी लगा सकता है, या वो अपील को रिजेक्ट कर सकता है। पेनल्टी में क्या होगा, पेनल्टी में देखो, ये देखो इसका क्या है, 250 250 रुपए पर डे, 250 रुपए पर डे, और 25,000 तक का। जब ये आरटीआई एक्ट आया था तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, और अभी तो ऐसा है कि मेरी भी 2 अपील 3 साल से पेंडिंग है, अभी डेट ही नहीं लगी उसमें, ठीक है। तो अब जो है बिल्कुल ऐसा हो गया कि आरटीआई जो डिपार्टमेंट है वो है ही नहीं लगता, पहले अच्छा काम करता था, अब जो है नहीं करता। और वो किस मामलों में पब्लिक इंफॉर्मेशन को बोलेगा भाई इसने गलत किया है, विदाउट रीजनेबल कॉज ऑफ परसिस्टेंटली फेल टू रिसीव द एप्लीकेंट हैज नॉट फर्निश, जैसा उसने मांगी थी टाइम से नहीं दी, मेलाफाइड इंस्टीट्यूशन से कुछ छुपा दी उसने, कुछ गलत दे दी, इनकम्प्लीट दे दी, झूठी दे दी, डिस्ट्रॉयड इन्फॉर्मेशन विच वाज, मतलब जैसे ही उसने इन्फॉर्मेशन मांगी कि भैया ये सब इंस्पेक्टर साहब जो है उस केस में कितने दिन तक इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, तो उसने वहां से वो रिकॉर्ड ही गायब कर दिया, ढूंढ लो क्या ढूंढना। ऑब्स्ट्रक्टेड टू फर्निशिंग, उसको रोका, सूचना लेने से रोका। तो ये जो है हमारा, ये पूरा हमारा जो आरटीआई एक्ट है, ये देखो ये वाला पॉइंट आ गया, द सेम shall have to be preferred within 90 days from the date on which the decision should have been made or was actually received। देखो हमने बोला था जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी है, एक बार और देख लीजिएगा कि एक तो है पीआईओ, एक है फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, एक है कमीशन। तो इसने कहा कि भैया 20 जनवरी 21 को कहा आपको सूचना नहीं देंगे,
इसमें आप 90 दिन जोड़ लीजिए, तब तक आप कमीशन में जा सकते हैं। और कभी कभार अगर आप लेट भी हो जाएं तो आप लिख देना कि भैया हमारे किसी जानने वाले को कोरोना हो गया था इसलिए नहीं, तो वो मान लेते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर लेते हैं। तो कोरोना में तो कई चीजें आगे पीछे हो गई ना, तो वो कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्ट हमारा पूरा होता है यहाँ पे। और एक आरटीआई एक्ट में दो बातें बतानी है मेरे को, 2 नंबर की, दो बातें 2 नंबर की। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में तो हमने जो एएफबी में बताया था उसी में सारी चीजें हैं, वही चीजें रिवाइज होनी। जिन्होंने वो क्लास ली थी वो जल्दी से उसको बता सकते हैं। इसमें जो आर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में से क्वेश्चन आता है, जिनके पास इस क्लास के बाद समय बचता है सुबह अगर, तो आप लोग कोशिश करें, लेट सम अप अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए। ठीक है, चलो आईटी एक्ट की बात आती है। तो 2000 में ये एक्ट आ गया। इसने एक्सेस बोला, एक्सेस का मतलब होता है पहुंच, यानी आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहुंच। पहुंच का मतलब ऐसे छूना नहीं, छूना पहुंच नहीं है। उसने कहा साहब मुझे कंप्यूटर में एक्सेस नहीं दी, या मना किया था, जबरदस्ती एक्सेस कर ली। तो अगर कंप्यूटर छू लिया तो एक्सेस नहीं होगी। छूने का मतलब उसके सॉफ्टवेयर में इन होना, उसको एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, गेनिंग एंट्री इनटू, इंस्ट्रक्टिंग, कम्युनिकेटिंग विद लॉजिकल अर्थमेटिकल मेमोरी फंक्शन, उसके जो भी फंक्शन है कंप्यूटर के, उन चीजों में उनको इस्तेमाल करना, उसमें कोई इनपुट देना, इसको एक्सेस बोलते हैं। एड्रेसी का मतलब क्या होता है? जिसको रिकॉर्ड रिसीव होता है। हु इज इंटेंडेड बाय द ओरिजिनेटर टू रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, यानी जिस मेल आईडी पे आप मेल कर रहे हैं, मेल आईडी। ठीक है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होता है? अपॉइंटेड अंडर, जो ये कोर्ट इस एक्ट में अपॉइंट किया जाता है, जिसको, जो जुडिशरी मामलों को देखता है। देखो ये जो क्वेश्चन मैं कह रहा था, ये 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से आएगा। डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं, इसके बारे में बात अभी बताता हूं। एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, डिजिटल सिग्नेचर में इस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जिसको हैज बीन ग्रांटेड लाइसेंस टू इशू डिजिटल, जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करता है उसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोलते हैं। सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट means a statement issued by certifying authority to practice that certifying authority implies। तो जो डिजिटल सिग्नेचर इशू करती है उस कंपनी को एक लाइसेंस मिलता है, उस लाइसेंस का नाम सर्टिफिकेशन प्रैक्टिस स्टेटमेंट। कंप्यूटर का मतलब केवल कंप्यूटर नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल, अदर हाई स्पीड सिस्टम, लॉजिकल, अर्थमेटिकल, ये सारे काम जो करते हैं ये सब कंप्यूटर की भाषा में आते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर नेट का मतलब कि जुड़े हुए हों, चाहे सैटेलाइट से, माइक्रोवेव से, टेरेस्ट्रियल लाइन से, कम्युनिकेशन मीडिया से, किसी तरह भी जुड़े हों। कंप्यूटर रिसोर्स का मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी मशीनें होते हैं उन्हें कंप्यूटर रिसोर्स बोलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब डिवाइस और कलेक्शन ऑफ डिवाइस। अब लैपटॉप डिवाइस हो गया, कलेक्शन ऑफ डिवाइस का मतलब उसके आसपास वो लगा, स्क्रीन लगी हुई है, यूपीएस लगा, वो सब कंप्यूटर के पार्ट होते हैं। चाहे वो आउटपुट हो, इनपुट हो, प्लेटफॉर्म हो, परफॉर्म हो, अर्थमेटिक हो, कोई भी काम कर रहे हैं सब। कंट्रोल का मतलब सर्टिफाइंग अथॉरिटी को जो अपॉइंट करता है उसे कंट्रोलर बोलते हैं। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल, अगर कोई डिस्प्यूट होता है आईटी के मामले में तो साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल है, वहां आप अपनी शिकायत साइबर रेगुलेशन अपीलेट ट्रिब्यूनल, CRAT। डेटा का मतलब क्या होता है?
इंफॉर्मेशन, नॉलेज, फैक्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें डेटा में आती हैं, किसी भी तरह से रिकॉर्ड करी हुई हैं, रखी हुई हैं कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस में। डिजिटल सिग्नेचर, ऑथेंटिकेशन ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बाय ए सब्सक्राइबर बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, इस चीज को मैं अभी और बताऊंगा बहुत सा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गजेट, ऑफिशियल गजेट पब्लिश इन द इलेक्ट्रॉनिक, जो हमारा गवर्नमेंट का गजेट पेश किया जाता है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो उसे इलेक्ट्रॉनिक गजेट बोले। की पेयर, की पेयर में बताऊंगा, एक प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है, मैं समझाऊंगा इसका फंक्शन और इसमें से क्वेश्चन आएगा। ऑरिजिनेटर, जो भेजता है। प्राइवेट की ऑफ और की पेयर यूज क्रिएट डिजिटल सिग्नेचर, यानी क्रिएशन के लिए यूज होती है। पब्लिक की टू मैच पेयर, यानी ऑथेंटिकेट करने के लिए, अभी समझाऊंगा मैं इसको। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का मतलब है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक में काम हो रहा हो किस तरह होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस होती है कि मेल हो, ऐसे जाना चाहिए, वैसे ये सब चीजें। डिजिटल सिग्नेचर अब आ गया, देखो ये यहाँ समझ लो। डिजिटल सिग्नेचर दिखने में ऐसे होते हैं जिसमें कुछ उस तरह की कुछ कहानी लिखी होती है। AEIPO12 #@ ये। तो डिजिटल सिग्नेचर कोई चित्र नहीं होता, वो होती कोडेड इंफॉर्मेशन। डिजिटल सिग्नेचर कैसा होता है? कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। ये कोडेड इंफॉर्मेशन किसी भी कम्युनिकेशन के साथ अटैच होती है और वो कम्युनिकेशन दूसरी जगह जाता है। जब ये अटैच होती है तो अटैच होती है प्राइवेट की से। कौन से की से? प्राइवेट। कौन से की से होती है? प्राइवेट की से। यानी जो सेंडर होता है वो प्राइवेट की को अटैच करके भेजता है। अब जहां रिसीवर बैठा हुआ है, रिसीवर के पास होती पब्लिक की, जो इसके लिखे हुए को पढ़ती है। जो इसने यहां ये लिखा हुआ है इसको पढ़ती है। जब वो पढ़ती है तो वो इंफॉर्मेशन जान जाती है कि ये कौन है, ये किसके हैं। हुज डिजिटल सिग्नेचर, ये किसके डिजिटल सिग्नेचर है। हुज डिजिटल सिग्नेचर, ये किसके डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है, ये किसके डिजिटल सिग्नेचर है वो ये पहचानती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से। प्राइवेट की भेजी, प्राइवेट की लगा के इस इंफॉर्मेशन को भेजाता है और ये क्रिप्टो मेथड से, यानी इनक्रिप्टेड मेथड से भेजी जाती हैं, कोडेड मेथड से भेजी जाती हैं। और जब ये दूसरी जगह जाती हैं तो पब्लिक की से मैच करते हैं। अगर मैच हो जाती हैं, पता लग जाता है ये वही बंदा है जिसने अपने साइन अटैच किए, और डिजिटल सिग्नेचर चित्र नहीं होता, कोडेड इंफॉर्मेशन होती है। बार बार बता रहा हूं, ठीक है। तो इतना ये क्वेश्चन इसमें से हमारा आ सकता है। और ये जो डिजिटल सिग्नेचर है किसी कॉन्फिडेंशियल मामले में जब कुछ भेजना होता है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, तब उसके साथ लगा के भेजाते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, नॉट डीएसपी से छोटा रैंक का इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता है इसके मामले को, साइबर वाले मामले को।
ठीक है, देखो जो लोग भी हैं, अब समय हमारे पास जो भी है उसको जैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कॉन्फिडेंट होके पढ़िएगा। अगर आपने पूरे 7 दिन की क्लास ली है ना, बी और सी और डी मॉड्यूल पूरा लगभग, बी मॉड्यूल में भी 5-6 टॉपिक, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट कई बार आपने पहले का रखा आता ही होगा। अगर आपका 11 बजे 2 बजे है, तो हमारे जो मोबाइल ऐप में कोर्स में मॉड्यूल ए या मॉड्यूल बी के जो शुरू के टॉपिक हैं, एनआई एक्ट वगैरह के, वैसे तो फर्स्ट में भी पढ़ते हैं आप, लेकिन अगर आप ये कर लेते हैं तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट होके जाइए, अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़िए, दिमाग को बहुत सही से इस्तेमाल करिए। जो गलतियां आप करके आ चुके हैं, एक्सपेक्टेड टॉपिक फ्रॉम वेयर 2 मार्क्स क्वेश्चन, देखो करीब 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स के हमने कवर किए। ये डॉक्ट्रिन वाले, इक्विटेबल मॉर्गेज वाले, पब्लिक पेयर की वाले, सरफेसी वाला कोई क्वेश्चन होगा, 15 क्वेश्चन आते हैं ना। मॉड्यूल डी से 15 से 20 क्वेश्चन आ जाएंगे आराम से, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही मतलब मन लगा के पेपर दीजिएगा, बहुत कॉन्फिडेंस से। कोई डाउट है तो अपना एक लॉजिक और जो पढ़ाई की है अपने वो करिए, और सभी को मेरी शुभकामनाएं, और अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा, फीडबैक जरूर लिखिएगा, चाहे आप अड्डा की टीम की तरह लिख दें या अपने मन से लिख दें, ठीक है। जरूर कीजिएगा फीडबैक जैसा भी है। मैंने कोशिश करी है, इस परेशानी के समय में भी काफ़ी समय दिया मैंने, ठीक है। तो उसके बाद फिर मिलते हैं सीआईबी में, और जिनका सीआईबी जेआईबी अभी रह गया है वो अगली बार बिल्कुल करेंगे। एग्जाम पोस्टपोन हो गया, आगे को गया है, 9 जनवरी फरवरी में कभी होगा, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। कोई कुछ पूछना थैंक चाहते यू हैं तो सर। पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। थैंक यू थैंक यू सर। कह रहे हो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। सर इतना मेहनत थैंक यू कराने सर। के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुड नाइट। आपका। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे बेटा गुड नाइट का भी तो कल पेपर है, पढ़ेंगे पापा हाँ कह दिया है चलो, बहुत अच्छा रहा, आप लोग बहुत साथ में रहे, ऐसा नहीं है, बहुत आप लोगों ने साथ दिया है। चलिए, थैंक यू। पेपर के बाद बताइएगा जरूर पेपर कैसा आया। नीलोफर देख के आना है, बढ़िया करके आओ।